आरएसएस पर देश में सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगता ही रहता है। हर किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने वाला आरएसएस है, लेकिन हर किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले आरएसएस से जब उसके खुद का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, जब उसके वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है, तब उसके पास हिंदुत्व के पीछे छिपने के अलावा रास्ता ही नहीं रह जाता है। जब आरएसएस से उसके वजूद पर सवाल किया जाता है, तब उसके पास कोई जवाब नहीं रह जाता। अब कर्नाटक कैबिनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है जिसके पास होते ही आरएसएस के लिए कर्नाटक में कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटक में आरएसएस को रोकने के लिए कांग्रेस ने आरएसएस के एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिससे आरएसएस छटपटाने लगी है। कर्नाटक सरकार ने आरएसएस से उसका अपना सर्टिफिकेट मांग लिया है, उसका अपना बही खाता मांग लिया है और पूछ लिया है कि बताओ तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तुम्हारे पास कागज है या नहीं, बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं, तुम्हारे आलीशान इमारतें कैसे चलती हैं, तुम कौन से फंडिंग करते हो, तुम्हारी इनकम का सोर्स क्या है, तुम्हारा इनकम टैक्स क्या है, कुछ तो बताओ। पर आरएसएस ना कोई कागज देने के लिए तैयार है, ना कोई जवाब देना चाहता है। आरएसएस कागज के नाम पर ऐसे भड़क रही है मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया। अब वो दिखाए तो कैसे दिखाए, उसके पास ही नहीं। आरएसएस ने ना कोई रजिस्ट्रेशन कराया, ना वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार है। पर सवाल है कि जब दूसरों से कागज मांगने वाले आरएसएस को खुद के कागज दिखाने की नौबत आती है, तब वो दाएं बाएं क्यों ताकने लगता है। आखिर वो दूसरों से ही कागज मांगेगा, सर्टिफिकेट मांगेगा, और जब अपना कागज और सर्टिफिकेट दिखाने की नौबत आती है तो वो खुद को हिंदुत्व के लबादे में छिपा लेता है। तो ऐसे में सवाल है कि आरएसएस होता कौन है कागज मांगने वाला? आरएसएस कौन है जो खुद को भारत का भाग्य विधाता समझ रहा है? इस वक्त कर्नाटक ही एक इकलौता ऐसा स्टेट बन चुका है जो आरएसएस के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस की चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा कर्नाटक के गृह मंत्री है, और कर्नाटक में आरएसएस को रोकने के लिए एक ऐसी दुखती रग पर हाथ रख दिया है जिससे आरएसएस छटपटाने लगी है। प्रियंक खड़गे ने आरएसएस से उसका अपना सर्टिफिकेट मांग लिया है, उसका अपना बही खाता मांग लिया है और पूछ लिया है कि बताओ तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तुम्हारे पास कागज है या नहीं, बताओ कि तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं, तुम्हारे आलीशान इमारतें कैसे चलती हैं, तुम कौन से फंडिंग करते हो, तुम्हारी इनकम का सोर्स क्या है, तुम्हारा इनकम टैक्स क्या है, कुछ तो बताओ। पर आरएसएस ना कोई कागज देने के लिए तैयार है, ना प्रियंक खड़गे को कोई जवाब देना चाहता है। प्रियंक खड़गे आरएसएस से उसका अपना सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। अब कर्नाटक कैबिनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है जिसके पास होते ही आरएसएस के लिए कर्नाटक में कदम रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बिल में आरएसएस का दूर दूर तक कोई नाम नहीं है, लेकिन इसी बिल के बहाने आरएसएस पर शिकंजा कसने की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इसका मकसद सरकारी कैंपस, स्कूल, कॉलेज, पार्क, मैदान, सड़कों, यहां तक कि सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर किसी भी निजी कार्यक्रम, सभा, जुलूस, बैठक या प्रशिक्षण के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। यानी बिना इजाजत कोई भी हरकत नहीं की जा सकती, बिना प्रशासन की परमिशन के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इजाजत कम से कम 7 दिन पहले लेनी होगी। 10 से ज्यादा लोगों के जुलूस को भी इसमें शामिल किया गया है, और सबसे बड़ी बात, ऐसा ना करने पर सख्त सजा का प्रावधान है। पहली बार यह हरकत करने पर 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा, और अगर यही हरकत फिर से की जाती है तो 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इसके साथ ही यह गंभीर अपराध माना जाएगा और यह गैर जमानती होगा, यानी जमानत भी नहीं मिलेगी। गौर करने वाली बात यह है कि यह बिल 2025 में जारी एक सरकारी आदेश की जगह लेगा जो आरएसएस के चित्तपुर से प्रस्तावित रूट मार्च को इजाजत न देने के बाद आया था। खड़गे पहले भी आरएसएस की सरकारी जगहों पर कोई भी गतिविधि को रोक लगाने की मांग कर चुके हैं, और प्रियंक खड़गे की सरकार का कहना है कि यह बिल तमाम संगठनों, तमाम पार्टियों और लोगों पर एक समान लागू होगा और किसी भी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। वहीं भाजपा और आरएसएस से जुड़े लोग इसे आरएसएस की शाखाओं पर पाबंदी लगाने के लिए एक बैकडोर कोशिश बता रहे हैं। इस बिल को मॉनसून सत्र में विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। अभी यह कानून नहीं बना है, सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी मिली है, लेकिन जैसे ही कानून बन जाएगा वैसे ही आरएसएस और उससे जुड़े जितने भी संगठन हैं उन सब पर कानून का शिकंजा नजर आने लगेगा। दरअसल इन सब की शुरुआत अक्टूबर 2025 में हुई। उस वक्त प्रियंक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को खत लिखा था। इस खत में उन्होंने सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मैदानों, यहां तक कि पार्कों और पुरातात्विक स्थलों, मंदिरों, यहां तक कि प्राचीन स्थलों पर आरएसएस की सभी गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की मांग की।
यानी चाहे वो रोज शाखा लगाती हो, चाहे वो मीटिंग करती हो, बैठक करती हो, उन सब पर रोक लगाने की मांग प्रियंका खड़गे ने की। उनका इल्जाम है कि आरएसएस बिना पुलिस की परमिशन के लाठियां लेकर प्रदर्शन करती है, बच्चों और नौजवानों के दिमाग में नफरत और हिंसा डाल रही है। उनका कहना था कि संविधान की एकता, समानता और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। भाजपा ने इसे सियासी चाल बताया। प्रियंका खड़गे ने अपने विधानसभा क्षेत्र कुलबर्गी के चित्तपुर में आरएसएस का रूट मार्च प्रस्तावित था और इस रूट मार्च को कानून का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी गई। बाद में इसे आरएसएस ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया और हाईकोर्ट ने प्रशासन को शांति बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया और आखिर में तहसीलदार ने शर्तों के साथ इजाजत दे दी। ये मामला वहीं से गरमाने लगा और इतना समझ में आने लगा कि भले ही हाईकोर्ट के दखल के बाद कुछ शर्तों की बुनियाद पर इजाजत दे दी गई, लेकिन आगे चलकर आरएसएस को नकेल कसने के लिए कर्नाटक की सरकार कोई ना कोई कानून लाने की कोशिश जरूर करेगी और हुआ भी वही। अब कर्नाटक की सरकार ने कानून के जरिए नकेल कसने की तैयारी कर ली है, पर इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत जून 2026 से तेज हो गई है, जब प्रियंका खड़गे ने आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को एक खुला खत लिखा। उन्होंने आरएसएस से चुन चुनकर 8 ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब देने में आरएसएस के पसीने छूटने लगे। प्रियंका खड़गे ने आरएसएस की कानूनी स्थिति के बारे में पूछा, संगठन की संरचना कैसी है उसके बारे में पूछा, पदाधिकारियों के नाम पूछा, दान और आय के स्रोत के बारे में पूछा, यानी तुम्हें दान कहां से मिलता है, तुम्हारी इनकम का स्रोत क्या है, तुम्हारी इनकम का सोर्स क्या है, खर्च के बारे में पूछा और प्रॉपर्टी के ब्यौरे के बारे में पूछा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। प्रियंका खड़गे ने टैक्स भुगतान की स्थिति के बारे में पूछा। बिना रजिस्ट्रेशन के काम करने की कानूनी आधार के बारे में भी सवाल खड़ा किया गया। पर जब आरएसएस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मीडिया से भी जब मोहन भागवत से इस बारे में सीधा पूछा गया, तब मोहन भागवत ने उसे सियासी हथकंडा बताया, यानी पॉलिटिकल गिमिक, एक तरह का सियासी चाल करार दिया। कहना था कि आरएसएस को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं क्योंकि वो सरकारी फंड नहीं लेता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। 100 साल से किसी भी सरकार ने कभी ऐसा नहीं मांगा। आरएसएस खुले में काम करता है। अभी तक आरएसएस ने कर्नाटक गृह मंत्री प्रियंका खड़गे के सवालों का जवाब नहीं दिया। वहीं प्रियंका खड़गे ने अपने इस खत को कर्नाटक सरकार का सरकारी पत्र करार दिया और कहा कि उन्हें जवाब देना होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि वो आरएसएस का रजिस्ट्रेशन फीस भी खुद भरने को तैयार है। कुल मिलाकर कर्नाटक की सरकार आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर कर रही है और एक बार जब बिल आ जाएगा तो कर्नाटक की सरकार बिना रजिस्ट्रेशन के आरएसएस को कदम रखने भी नहीं देगी। पर आरएसएस से लोहा लेना शायद प्रियंका खड़गे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस बिल के पास होने के बाद ईडी ने कर्नाटक में रेड कर दिया है। 13 अगस्त को कर्नाटक कैबिनेट ने पब्लिक प्रॉपर्टी बिल को मंजूरी दी है और 18 अगस्त 2026 को ईडी ने कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन के वेटनरी अफसर भर्ती घोटाले को लेकर कर्नाटक के 8 जिलों में रेड कर दी है। ईडी ने न सिर्फ कर्नाटक में रेड की बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में कुल 21 ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि इन दोनों ही मामले अलग अलग हैं, फिर भी किसी भी मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर यह भी सवाल उठता है कि क्या आरएसएस इतना ताकतवर हो चुका है कि वो देश के बड़े बड़े संस्थानों को भी कंट्रोल कर रहा है? ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब मिलने वाला नहीं है। पर कर्नाटक की सरकार ने जितना हिम्मत दिखाया है, क्या ऐसा ही हिम्मत तेलंगाना और हिमाचल की कांग्रेस सरकार दिखा सकती है? इस सवाल का जवाब भी कांग्रेस को जरूर देना चाहिए।